बस स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, और पॉलिनोमियल में लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में आपको एक समीकरण के बारे में बताया गया था कि समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो सिंपली आप ये ध्यान रखिएगा, किसी भी बहुपद का अगर घात 3 रहेगा तो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे, या अधिकतम चर के अधिकतम घात 3 रहेगा तो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। उसके बाद एक कंसेप्ट हमने देखा था समीकरण, इक्वेशन का। तो समीकरण के बारे में क्या क्या छोटी छोटी चीजें हमें याद करना था। तो समीकरण में क्या होता है, एक बायां पक्ष होता है जिसको एलएचएस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक दायां पक्ष होता है जो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ होता है। आप बोलोगे सर उसको हम राइट हैंड साइड या आरएचएस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों के बीच में हमेशा एक साइन ऑफ इक्वालिटी यानी समानता का साइन होता है, मतलब साइन ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के बाएं साइड को हम एलएचएस कहते हैं, इक्वल टू के दाएं साइड को आरएचएस कहते हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, इतना क्लियर है? ये साइन ऑफ इक्वालिटी यही बताता है कि दोनों के मान क्या है, आपस में बराबर है। अगर मैं ऐसे लिखूं 2x+8, तो ये समीकरण होगा क्या? ये मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। बताइए आप सभी अभी तो बता सकते हो, क्योंकि लास्ट क्लास में ये कवर किया था। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ एलएचएस है, मतलब इक्वल टू का साइन तो है ही नहीं, सिर्फ एक पक्ष है, तो इक्वल टू का साइन मिसिंग है, तो हम कहेंगे सर ये समीकरण नहीं है। इसको क्या कहेंगे? इसको आप व्यंजक कहोगे। इसको आप क्या कहोगे? व्यंजक, या फिर बहुपद भी कह सकते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ 2x+8 और मैं बराबर 9y लिख दिया, अब ये समीकरण बन गया क्या? तो आप बोलोगे सर यस सर, यह एक समीकरण है, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, बीच में समानता का साइन दिख रहा है। तो इक्वल टू का साइन आएगा तो हम कहेंगे सर ये हमारा एलएचएस हुआ, ये हमारा आरएचएस हुआ। हमेशा लेफ्ट हैंड, बाएं तरफ हमारा एलएचएस होगा, दाएं तरफ हमारा राइट हैंड साइड होगा, आरएचएस होगा। क्लियर है इतना कि एलएचएस क्या होता है, आरएचएस क्या होता है? ठीक है, इतना चीज हमें ध्यान रखना है समीकरण के बारे में। तो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रिकॉल क्वेश्चन, बस पिछले क्लास पे ही बेस्ड। तो आपको आंसर करना है, बहुत जल्दी से आप लोग आंसर कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही कम समय लगेगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने में, क्योंकि कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान से सारे ऑप्शन को देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक समीकरण है, समीकरण को पहचानना है बस। समीकरण का पहचान मैंने आपको बताया था ना। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा समीकरण है क्या, ऑप्शन बी समीकरण है क्या, ऑप्शन सी समीकरण है क्या, या ऑप्शन डी हमारा समीकरण है? कौन सा हमारा समीकरण है ये आपको देख के बता। वेरी गुड, अभी जितने आंसर आए हैं बिल्कुल सही आए हैं, और आने भी चाहिए। और बिल्कुल कम समय लेंगे, अब बस मैं 10 सेकंड और रुकूंगा। और इतना कम समय इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मैक्सिमम आंसर आ चुके हैं। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें सॉल्व नहीं करना है। 5 सेकंड और रुकेंगे। 3 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, ट्राई करिए। अच्छा, तो अभी ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया। 5, 4, 3, चल अभी क्लास में जितने बच्चे हो सभी का आंसर आ गया है, तो मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ और अभी डिस्कस करते हैं। अच्छी बात यह है कि 100% आंसर आए, और सभी का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हो आप, है ना? तो आप कहोगे सर ऑप्शन ए में इक्वल टू का साइन नहीं है, समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन बी में इक्वल टू का साइन नहीं है, समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन डी में इक्वल टू का साइन नहीं है, समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में एक बराबर का साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा एलएचएस हुआ, जीरो हमारा आरएचएस हुआ, और ये दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी जल्दी आप सभी ने आंसर कर भी दिया। ठीक है, चल अब हमारा टॉपिक क्या है आज का। आज हम क्या देखने वाले? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण के पहले हम लोग ये देखेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। चलिए, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, क्या आप सभी ने रैखिक वर्ड सुना है क्या कभी? मैंने पढ़ाया रैखिक, कहां पर सुना है? एनीवन बताइएगा। गरिमा कह रही है यस। तो वो आपको बोलोगे सर हमने रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ रखा है। रैखिक बहुपद क्या होता है? कोई भी बताओ माइक ऑन करके। एनीवन, रैखिक बहुपद क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, याद आया? सर वह चर जिसके ऊपर की पावर एक हो वेरी उसे गुड। रैखिक आप, वेरी गुड। आप बोलोगे सर वह बहुपद, देखो मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बोला आपने। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे।
या फिर कहोगे सर ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, सिंपली मैक्सिमम घात अगर 1 है तो उसका घात भी 1 हो जाएगा बहुपद का। तो आप बोलोगे सर रैखिक बहुपद वह होता है जिसका मैक्सिमम घात चर के ऊपर 1 होना चाहिए, या फिर उस पूरे बहुपद के घात 1 हो तो रैखिक बहुपद हो। तो समीकरण में भी सेम चीज होगा। ऐसा समीकरण, उसी को आप समीकरण में बना दो, ऐसा समीकरण जिसमें चर का जो मैक्सिमम घात हो कितना होना चाहिए, तो घात 1 होना चाहिए। तो अगर घात 1 होगा, मैक्सिमम घात 1 होगा, तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो पहला चीज हमें ये देखना है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो जिस समीकरण में, इसको पढ़िए, जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात, मैं फिर से बोल रहा हूं किसका घात देखना है आपको, वेरिएबल का देखना है, चर का देखना है। अधिकतम घात अगर 1 होगा तो उसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि मैं लिख दूं अगर x, तो x कहने का मतलब x का घात कितना है, x का घात 1 है, तो हम कहेंगे सर ये रैखिक है। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं x का पावर 2, तो इसको रैखिक कहेंगे क्या? आप बोलोगे सर यहाँ पर घात कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये रैखिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, पावर 2 आ जाएगा तो उसको रैखिक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण अभी दिख रहे होंगे आपको। आप पहले उदाहरण को देख के बताइए मुझे, यह रैखिक है क्या? बस मैं पूछ रहा हूँ रैखिक समीकरण है या नहीं, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ पर आप देखियो चर क्या है, हमारा वेरिएबल x है, चर का घात कितना है, कुछ भी घात नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर घात 1 हिडन रहेगा। लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर पावर 1 होगा। तो आप कहोगे यस सर यह एक रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आप उदाहरण 2 को देखिए। उदाहरण 2 का अगर मैं देखूं तो उदाहरण 2 में भले ही 2 चर हैं, लेकिन चरों का घात कितना है, यहाँ पर y का पावर 1 है, z का भी पावर 1 है, तो इसका जो घात होगा, मैक्सिमम जो घात दिख रहा है वो हमें एक ही दिख रहा है, एक दिख रहा है। तो हम कहेंगे सर यह भी रैखिक होगा, यह भी समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, अगर मैं उदाहरण 3 को देखूं, अगर मैं उदाहरण 3 को देखूं तो यहाँ पर हमारा चर क्या है, आप बोलोगे चर हमारा y है, y के ऊपर कोई घात नहीं दिख रहा है, मतलब पावर 1 दिख रहा है, पावर 1 रहेगा हमारा। तो आप बोलोगे सर इसमें भी जो घात है हमारा वो कितना है, 1 है, तो हम कहेंगे सर यह भी क्या होगा, एक रैखिक समीकरण होगा। तो हमें दिख रहा है कि ये तीनों ही के तीनों क्या है, रैखिक समीकरण है, या कह सकते हो सर लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन समझ में आया क्या होता है, रैखिक समीकरण समझ में आ गया, ऐसा जिसमें चर का जो अधिकतम घात है, मैक्सिमम जो पावर है वो 1 होगा। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं, चर कितना भी हो सकता है, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13y, ये बताइए ये रैखिक समीकरण है क्या, जो मैंने अभी लिखा है 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13y। तो आप बोलोगे सर भले ही यहाँ पर 3 चर है, लेकिन सभी जगह घात तो 1 है ना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम कहेंगे सर ये एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 9, ये रैखिक समीकरण है क्या? अब आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि चर का जो घात है वो 2 दिख गया, तो चर का घात 2 आ गया ना, तो हम कहेंगे सर ये वाला रैखिक नहीं है, ये द्विघात हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अभी बोलोगे सर ये रैखिक नहीं, समझ में आ गया, रैखिक समझ में आ गया। अब हमारा टॉपिक क्या था, अभी मैंने क्या बोला था, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो ऐसा समीकरण, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर। ठीक है, जैसे कि इसको समझिए, हेडिंग को ध्यान से पढ़ो बार बार, क्या क्या लिखा गया है, एक चर वाले, पहला चीज क्या है, एक चर वाले, दूसरा चीज है रैखिक, फिर समीकरण, लीनियर इक्वेशन है, एक वेरिएबल में होना चाहिए। ठीक है, लीनियर होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए, और एक वेरिएबल होना चाहिए। पहला चीज है एक चर वाला होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, और समीकरण होना चाहिए। समीकरण होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, समीकरण होने के लिए एक हमारे पास एक एलएचएस होना चाहिए, एक आरएचएस होना चाहिए, बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है, रैखिक होने के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता है सर, चर जो भी है हमारा एक्स वाई जेड, उसका घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक्स ही हो, आप बोलोगे सर वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, जो भी चर हो उसका घात 1 होना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ जो भी चर आप यूज कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक चर होना चाहिए, तब हम क्या उसको क्या कहेंगे, तब हम उसको बोलेंगे सर एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जैसे कि आप पुराना उदाहरण को देखो, पिछले वाले उदाहरण को, तो इसमें अगर मैं उदाहरण 1 की बात करूं, उदाहरण 1 को आप देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये रैखिक समीकरण तो हमने बोला ही था इसको, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर को यूज किया गया, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 1 एक चर वाला रैखिक समीकरण है। उदाहरण नंबर 2 को देखिए, उदाहरण नंबर 2 रैखिक समीकरण तो है, लेकिन इसमें कितने चर हैं, आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 चर आ गया, y और z, तो इसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है, तो उदाहरण 2 को हम एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 चर दिख रहा है। ठीक है, और उदाहरण 3 को आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, क्योंकि रैखिक तो था ही,
और यहाँ पर एक चर था, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, और भी उदाहरण से कर लेते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हो। उदाहरण 1 को देखिए, यहाँ पर x - 1 बराबर 2। इस उदाहरण को देखकर आप बताओगे यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है। एक एक चीज देखते चलो। 3 चीज आपको देखना है, समीकरण है या नहीं, रैखिक है या नहीं, और उसमें एक चर है या नहीं, तीनों चीज चेक करना है। तो बीच में आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर यह एक समीकरण है। पहला चीज समीकरण है। दूसरा, इसमें चर का घात क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका मैक्सिमम जो पावर है वो 1 दिख रहा है, चर का घात 1 है, तो रैखिक भी है। कितने चर यूज किए गए, एक ही चर तो यूज किया गया, सिर्फ x। तो आप बोलोगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, बिल्कुल एक चर वाला रैखिक समीकरण। उदाहरण 2 को देख के बताइए। आप बोलोगे सर यहाँ पर ये समीकरण है या नहीं, आप बोलोगे सर बिल्कुल ये एक समीकरण है ना, बीच में इक्वल टू का साइन है, समीकरण तो है। उसके बाद आप बोलोगे रैखिक है या नहीं, बिल्कुल जहां भी चर है उसके घात 1 है, तो हम बोलेंगे सर ये रैखिक भी है, चर एक ही, चर का घात 1 आया ना। अब इसमें एक ही चर है क्या, बिल्कुल एक ही चर है, भले आपको दो जगह पर दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा दो जगह पर दिख रहा है, लेकिन है तो y ना, सिर्फ y को ही यूज किया गया। मैं अगर पूछूं कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, चर क्या है, तो आप बोलोगे सर चर हमारा y है, सिर्फ एक चर, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, बिल्कुल इसका आंसर यस होगा। कुछ बच्चे आप लोग लिख रहे थे सर दो चर आ गया, तो दो चर नहीं आया, सिर्फ एक ही चर आया, दो अलग अलग जगह पर आया। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि अगर इसको समझिएगा, अगर मैं लिख दू 5x या 5x स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि चर क्या है, कितने चर यूज किए गए, तो आप बोलोगे सर सिर्फ चर x यूज किया गया, एक ही चर यूज किया गया ना, चर तो सिर्फ एक यूज किया गया, भले ही दो जगह पर है। क्लियर हुआ, सिर्फ x को यूज किया गया। क्लियर है, अब मैं यहाँ पर इस चीज को मिटा रहा हूँ। अभी आपको दो उदाहरण और दिख रहे हैं, है ना, अभी आपको दो उदाहरण और दिखेंगे। मुझे बताइए ये दोनों एक चर वाले रैखिक समीकरण है क्या। उदाहरण 3 को देखिए। उदाहरण 3 को आप देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये समीकरण तो है, देखो तीनों ही चीज मैं चेक कर रहा हूँ, भले आंसर आपको तुरंत दिख जाएगा, लेकिन फिर भी मैं तीनों चीज चेक कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर समीकरण है क्या, बिल्कुल एक समीकरण है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना, LHS RHS है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर चर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर सिर्फ एक ही चर, सिर्फ x है, तो एक चर तो है, लेकिन ये रैखिक है क्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ पावर 2 दिख रहा है, पावर 2 दिख रहा है, तो ये रैखिक नहीं है, तो हम कहेंगे सर ये क्या है, रैखिक नहीं है ना, तो इसको हम रैखिक नहीं बोल रहे हैं, पावर 2 आने के कारण, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक था, सॉरी एक चर था, समीकरण भी था, लेकिन रैखिक नहीं हुआ ना, रैखिक नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन 4 को देखो, सॉरी उदाहरण 4 को देखिए। यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, मुझे साफ दिख रहा है सर यहाँ पर तो दो चर आ गए, है ना, तो y और z आ गया, तो हम कहेंगे सर यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं। समीकरण है, रैखिक भी है, अगर मैं पूछूं कि रैखिक समीकरण है क्या, तो आप बोलोगे रैखिक समीकरण तो है, लेकिन एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं। क्लियर हुआ, रैखिक समीकरण तो है लेकिन एक चर वाला नहीं है। चलो मैं और उदाहरण लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2x प्लस 8y बराबर 13। मैं सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि ये रैखिक समीकरण है क्या, रैखिक समीकरण है क्या। आप सभी लोग कहोगे हाँ सर ये रैखिक समीकरण तो है, क्योंकि चर का जो मैक्सिमम पावर है वो एक दिख रहा है। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। आप बोलोगे नहीं सर वन वेरिएबल कहाँ है, यहाँ तो दो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y, तो हम कहेंगे सर एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि दो चर आ गए। ठीक है, चलो मैं ऐसे लिख दिया 5x प्लस 13 बराबर m। यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। आप बोलोगे समीकरण है सर, रैखिक भी है, लेकिन चर हमारा दो आ गया, x और m, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला नहीं है, ये दो चर वाला हो गया। ठीक है, यहाँ तो दो चर दिख रहे हैं। अगर मैं लिख दूं 5x प्लस 8, यह एक चर वाला समीकरण है क्या, 5x प्लस 8 यह एक चर वाला समीकरण है क्या। देखो यहाँ पर आप लोग y लिख रहे हो, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी आप, यह तो समीकरण ही नहीं है, ध्यान से देखिए यह तो समीकरण ही नहीं है। यहाँ पर मैं बोलूंगा ये रैखिक तो है, रैखिक बहुपद है, ये क्या है, रैखिक बहुपद है। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक चर है, रैखिक भी है, लेकिन ये समीकरण ही नहीं है, तो हम इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे कह सकते हैं, ये तो समीकरण ही नहीं। ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं है ना, इक्वल टू का साइन ही नहीं है, LHS RHS गायब है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। अगर मैं लिख दूं
5x² माइनस 9 बराबर 0, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा क्या? आप बोलोगे सर समीकरण तो है, चर भी एक है, लेकिन यहाँ चर का घात प्रॉब्लम कर रहा है, चर का घात 2 है। तो आप घात बोल दो सर इसका घात 2 है, इसके कारण इसको हम द्विघात कहेंगे, ये रैखिक नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये रैखिक नहीं होगा, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। तो समझ में आ गया, 3 चीज आपको चेक करना पड़ता है कि वो रैखिक है कि नहीं, समीकरण है कि नहीं, और एक चर है या नहीं, तीनों ही चीज चेक करना है। क्लियर हुआ? 3 चीज चेक करना है आपको हमेशा। ठीक हो जाएगा, बस पहचानना है, कुछ भी करना नहीं, इसमें सॉल्व नहीं करना। तो वही मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, बस आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानने हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करनी है। तो आपको बोला जा रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए कौन सा ऑप्शन में एक चर वाले रैखिक समीकरण के को लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन 69 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो रैखिक होना चाहिए, समीकरण होना चाहिए, और एक चर होना चाहिए। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए, तो अभी तक जितने बच्चे पोल में आंसर किए हो सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप ध्यान से अगर क्लास में बातें सुनोगे तो बिल्कुल आपका आंसर सही ही होगा, क्योंकि कुछ करना नहीं है सॉल्व। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना है आपको माइक ऑन करके। तो अभी जितने बच्चे का आंसर आए, अगेन सभी का आंसर सही है, एक भी आंसर गलत नहीं है। लेकिन अभी मुझे दिख रहे हो 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो मैं 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। लास्ट 10 सेकंड, जिनका भी नहीं आया है पोल में आंसर कीजिए। एक बच्चे शायद, एक बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है और सभी का आंसर सही है, एक दो आंसर मुझे गलत दिख रहे थे। अब ये ध्यान से देखिएगा, अगर आपका इस क्वेश्चन में गलती भी है देखिएगा, ऑप्शन ऐसे सही, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं सभी ऑप्शन को देखूं तो ऑप्शन नंबर ए में मुझे क्या दिख रहा है, ये समीकरण है क्या? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले देखो जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे समीकरण लिख रखे हैं, इसमें एग्री करोगे, सभी में इक्वल टू का साइन है। आप बोलोगे सर बराबर का साइन तो सभी में, तो समीकरण तो सारे हैं। अब यहाँ पर चर को देखो तो सभी जगह एक्स ही है, सिर्फ एक चर है, तो सभी में एक चर को ही यूज किया गया। अच्छा नहीं, यहाँ पर सॉरी सॉरी थोड़ी चीजें, यहाँ पर 2 चर भी है ना। तो अगर मैं देखूं एक एक करके, ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में मुझे दिख रहा है 2 चर एक्स और वाई, तो एक चर नहीं है 2 चर है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखोगे तो यहाँ भी मुझे एक्स और जेड दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 2 चर हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, 2 चर दिख गया। ऑप्शन ए में एक चर है, ऑप्शन डी में भी एक चर है, लेकिन अगर ऑप्शन डी को देखोगे तो यहाँ एक्स का घात 2 लिख दिया अथवा -1, तो ये रैखिक नहीं होगा ना, पावर 2 आ गया है ना। पावर 2 आने के कारण हम कहेंगे सर ये रैखिक नहीं है। ऑप्शन ए को देखें तो ये लिख रखा है x-1 बराबर 0, तो ये समीकरण भी है, रैखिक भी है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर को यूज किया गया है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ एक चर है, रैखिक है, और ये समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है इतना? और आंसर यही सभी का आया था। अगला क्वेश्चन करिए। अगेन निम्नलिखित में से फिर से एक चर वाले रैखिक समीकरण को ही पहचानना है आपको, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। तो जिस भी एक दो बच्चे का गलती हुआ तो पिछला क्वेश्चन फिर से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सही करने की। कहां पर हमें एक चर वाला रैखिक समीकरण को दिखाया गया है? समीकरण होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, और सिर्फ एक चर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी पोल सेक्शन में टोटल 10 आंसर आए हैं और 10 आंसर बिल्कुल सही है, तो एक भी आंसर अभी तक गलत नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मैं जल्दी एंड करूं, 15 सेकंड में इसको एंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को जल्दी करने को देखो, एग्जाम में भी आप कुछ क्वेश्चन को तो आप काफी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं कह रहा हूं। 10 सेकंड और
10 सेकंड और है। चलो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ भी गया है। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। वेरी गुड। क्या आप सभी ने आंसर किया? और अगेन सभी का आंसर सही है ऑलमोस्ट। देखो यहाँ पर सिर्फ 2 आंसर गलत आए, बाकी सभी का आंसर सही है। अगर मैं एक एक करके सभी ऑप्शन को देखूं, तो ऑप्शन ए को देखोगे तो आप बोलोगे सर ये आंसर हो सकता है क्या? आप बोलोगे सर ये समीकरण ही नहीं है ना, ये इक्वेशन है क्या? आप बोलोगे सर ये इक्वेशन नहीं है, ये समीकरण ही नहीं है। क्यों नहीं है समीकरण? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन मिसिंग है ना, इक्वल टू का साइन ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये तो समीकरण नहीं है, तो ये हमारा आंसर भी नहीं हो सकता। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होगा जब समीकरण ही नहीं है? तो ऑप्शन बी को देखोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 चर, एक एक्स दिख रहा है, एक्स और वाई आ गया, तो यहाँ पर 2 चर आ गया ना, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गया। तो आप बोलोगे सर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 2 वेरिएबल आ गए। ऑप्शन सी को देखोगे तो हम कहेंगे सर ऑप्शन सी में समीकरण तो है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, समीकरण है। रैखिक है क्या? तो आप बोलोगे सर रैखिक भी है क्योंकि चर का जो मैक्सिमम घात है वो एक है, घात एक है ना। चर कितना है? आप बोलोगे सर वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक है ना, सिर्फ वेरिएबल एक्स है, मतलब एक चर को यूज किया गया। तो आप बोलोगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा आंसर? क्योंकि यहाँ पर इस चर का जो घात है, इसका जो घात है वो 2 दिख रहा है ना, यहाँ पर आप बोलोगे सर चर का जो घात है वो 2 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। एक चर वाला समीकरण पूछा जाएगा तो हाँ एक चर वाला समीकरण है, समीकरण भी है लेकिन रैखिक नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? इतनी चीजें क्लियर है? इजी था। अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है, ये तो ठीक है, आप एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचान लोगे। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए, अच्छा एक क्वेश्चन और है, 71 क्वेश्चन नंबर एक और है, इसको भी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और था। तो अभी पोल को, चैट को एंड कर दे रहा हूँ, मतलब अभी बंद कर रहा हूँ, और आपका पोल सेक्शन ऑन है। तो फिर से आपको पहचानना है, निम्न में से एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानिए। सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं। निम्न में से एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान कीजिए। बार बार आपको 3 चीज चेक करना है, ऐसे इतना समय नहीं लगेगा। जो मैं समझाने के लिए इतनी चीज बोलता हूँ ना, समीकरण, रैखिक, एक चर, इतनी चीजें आपको देख के पता चल जाएगा, बस देख के आप समझ जाओगे कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को मैं 15 सेकंड में एंड करूंगा। अब बैठना नहीं है, जल्दी से जाकर आंसर कीजिए क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लेंगे। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5। चलो तो अभी क्लास में जितने बच्चे हो सारे का आंसर आ चुका है, तो मैं अभी काउंट भी नहीं कर रहा क्योंकि 100% आंसर आ चुके हैं। जितने बच्चे हो सभी का आंसर आ गया। सबसे पहले तो इसी के लिए मैं वेरी गुड बोलूंगा आप सभी को कि आप सभी ने आंसर दिया है। अब देखो यहाँ पर 1-2 आंसर अगेन गलत आए। अच्छा ऑप्शन नंबर ए, मुझे 2 बच्चे का आंसर आ रहा था। ऑप्शन नंबर ए कैसे हो सकता है? आपको बोला जा रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो यहाँ पर तो मुझे काफी सारे चर दिख गए। मुझे यहाँ पर y दिख रहा है, यहाँ पर z दिख रहा है, तो y और z 2 चर आ गया ना। समीकरण तो है और ये रैखिक भी नहीं है क्योंकि पावर 2 दिख रहा है, तो हम कहेंगे तो रैखिक भी नहीं है सर, एक चर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन बी को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर चर काफी सारे आ गए। आप बोलोगे सर x आ गया, y आ गया, z आ गया, तो 3 चर आ गए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को अगर मैं देखूं तो ऑप्शन सी में ठीक है, ये एक समीकरण भी है, एक चर भी। अगर मैं बोलूं चर क्या है तो आप बोलोगे सर सिर्फ एक्स को ही यूज किया गया, सिर्फ एक चर यूज किया गया। लेकिन मैं उसका घात अगर पूछूं तो आप बोलोगे सर इसका जो घात है वो 2 है, तो इसका घात 2 होने के कारण ये रैखिक नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये रैखिक समीकरण नहीं, समीकरण तो है, एक चर वाला समीकरण है लेकिन एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी को अगर मैं देखूं तो क्या बोलूंगा, मेरे को दिख रहा है एक्स बराबर, सॉरी इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ x+5 इज इक्वल टू 3x। आप बोलोगे समीकरण है क्या? बिल्कुल, इक्वल टू का साइन है, समीकरण है। एक चर वाला है क्या? बिल्कुल, जहां भी देखो एक्स ही है, दोनों ही जगह पर एक्स लिखा गया तो एक चर है। चर का घात कितना है? सभी जगह पर चर का घात 1 है, तो रैखिक भी है, तो इसको कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। समीकरण में चर देखो 2 अलग अलग जगह पर थे, लेकिन है तो एक्स ना, तो एक ही चर है वो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्लियर हो गया इतना? चलो अब तो आप पहचान लोगे एक चर वाला रैखिक समीकरण।
तो अगला जो टॉपिक है हमारा समीकरण का हल के बारे में सीखेंगे। सिर्फ देखो सॉल्यूशन करना नहीं सीखना, सिर्फ ये नहीं कि हम लोग सिर्फ सीख लेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि हल का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग एक मेथड होता है ट्रांसपोज मेथड, पक्षांतरण विधि, देखेंगे क्या होता है। पहले ये समझिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे ये समझो, अगर मैं लिख रहा हूँ x+2 बराबर 8, तो यहां पर आपको ये बताना है कि हम x का क्या मान रख दें, दो में हम क्या जोड़ दें कि हमारा जो वैल्यू है वो 8 आ जाए। तो यहां पर आप कह सकते हो सर बिना सॉल्व किए हुए कि सर x के जगह पर अगर हम 6 रख दें तो इस समीकरण का मान आ जाएगा, मतलब इसका x का मान 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर x का मान 6 होगा। तो आप कहोगे सर चर का जो मान होता है वही इस समीकरण का हल कहलाता है। इतना क्लियर है। दिए गए समीकरण में x का जो मान, x का कह रहा हूं मतलब जो भी चर है उसका जो मान होता है वही उस समीकरण का हल कहलाएगा। और अगर मैं इस समीकरण, इस x का मान अगर इसमें रख देता हूं तो क्या होगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब LHS RHS के बराबर आएगा। जैसे कि मैं कह रहा हूं समीकरण का हल का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर समीकरण में उपस्थित जो भी चर है तो उसका जो मान होगा, मतलब x है, y है, z है, जो भी चर है उनके मान ही क्या कहलाते हैं, उस समीकरण का हल कहलाएगा। और जो भी समीकरण का हल होगा उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। संतुष्ट करने का मतलब ये होता है कि LHS जो है वो RHS के क्या हो जाए, RHS के बराबर हो जाए। ठीक है, एट गिवन पॉइंट, मतलब जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं वो अगर हम LHS और RHS में रख दें तो LHS और RHS का मान बराबर आ जाए तो हम कहेंगे वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और समीकरण को संतुष्ट करेगा तो उस समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा क्या x बराबर 3 इस समीकरण 2x-3 बराबर 4 का हल है। बस आपको चेक करके बताना है, बस आपको ये बताना है हल है या नहीं, और कुछ नहीं करना। तो आप सिंपली क्या करोगे, x का मान 3 जो होगा आप LHS में पुट करोगे। आप बोलोगे सर यहाँ पर LHS कितना है, LHS कितना है, बायां पक्ष, तो आप इसको बोलोगे सर बायां पक्ष है 2x-2, x का मान 3 रख दीजिए क्योंकि यहाँ पर 3 दे रखा है। तो आप बोलोगे सर 2 × 3 - 2, तो ये कितना आ रहा है 4, सॉरी 6 - 2, और ये आ जाएगा 4। और RHS का मान कितना है, आप बोलोगे सर RHS हमारा 4 है, साफ दिख रहा है RHS तो 4 दे रखा है। तो क्या हमें दिख रहा है कि सर LHS और RHS दोनों ही बराबर आया, दोनों ही 4 के बराबर आया, है ना। तो आप बोलोगे सर LHS और RHS बराबर आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये समीकरण का हल है। x बराबर 3 जो होगा इस समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, और इसलिए कहेंगे समीकरण का हल होगा। क्लियर हुआ, ये समझ में आया। ये तो ठीक है, हमने चेक किया कि किस तरीके से समीकरण का हल चेक करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि समीकरण का हल बताइए तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ बोला गया है दिए गए समीकरण 2x-3 बराबर 5 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हल को ज्ञात करने के लिए, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ये x का मान पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि आपको x का मान पूछा जा रहा है, x का मान हमें क्या है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काफी अलग अलग मेथड है। उसमें से एक मेथड है पक्षांतरण विधि, ट्रांसपोज मेथड, तो हम लोग वही सीखने वाले हैं कि पक्षांतरण विधि क्या होता है, ट्रांसपोज मेथड क्या होता है। और ट्रांसपोजिशन मेथड या पक्षांतरण विधि में कुछ चीज आपको याद रखनी है। अभी चैट बिल्कुल बंद कर दीजिए, चैट में कुछ मत लिखिए, ध्यान से सुनिए अभी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पक्षांतरण विधि में या ट्रांसपोज मेथड में क्या होता है, कोई भी चीज को आप अगर लेफ्ट, कोई भी क्वांटिटी को आप अगर बाएं साइड से दाएं साइड ले जाओगे, मतलब अगर उसका साइड आप चेंज करोगे, एक LHS होता है एक RHS होता है, अगर किसी भी चीज को LHS से आप अगर RHS की तरफ ले जा रहे हो या RHS के क्वांटिटी को LHS के तरफ ला रहे हो तो उसका चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह कैसे बदलता है, जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा, जो चीज पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएंगे, जो गुना में है वो दाएं से, जो बाएं साइड गुना में है वो दाएं साइड जाके भाग बन जाएगा, और जो बाएं साइड भाग में है वो दूसरे साइड जाकर गुना में हो जाएगा। मतलब दाएं से बाहर जाएगा तो इस तरीके से साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बनेगा, और जो प्लस है वो माइनस बनेगा। जो डिवीजन है हमारा वो मल्टीप्लिकेशन बनेगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बनेगा, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिवीजन बनेगा। ये समझ में आ रहा है, ये मैं क्या बता रहा हूँ कि चिन्ह कैसे बदलते हैं। उदाहरण से करेंगे तो और क्लियर होगा। जैसे कि क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है 2x-3 बराबर 5, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, समझिएगा 2x-3 बराबर 5।
आपने क्या बोला सर, अगर हम किसी क्वांटिटी को दाएं से बाएं साइड ले जाते हैं तो साइन बदलेगा ना। मतलब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, बाएं साइड में 3 के आगे कैसा साइन है, -3 है। मैं बाएं साइड में, ये समझिएगा, एलएचएस में सिर्फ चर वाले को रखना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी अचर क्वांटिटी है सभी को मैं दाएं साइड भेजना चाहूंगा। तो मैं इस 3 को उधर भेजना चाहता हूँ, 3 को मैं चाहता हूँ कि वो दाएं साइड में चला जाए। तो मैं कैसा लिखूंगा मुझे बताइएगा। आप ऐसा लिखोगे 2x बराबर 5 - 3, या आप लिखोगे 2x बराबर 5 + 3। ये है ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी। आप बोलोगे सर ऑप्शन बी, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, मैं सारी चीजों को मिटा रहा हूँ। यहाँ पर आपने क्या किया कि जब आप 3 को दाएं से टाइप तरफ ले जाओगे, 3 है बाएं तरफ, जब इसको मैं इस साइड लेके जाता हूँ तो ये +3 बन जाएगा। तो यानी 2x बराबर मैं लिख सकता हूँ 5 + 3, लिख सकते हैं ऐसा, 2x बराबर 5 + 3। तो हम ये भी लिख सकते हैं 2x बराबर 5 और 3 को जोड़कर 8 हो जाएगा हमारा, 2x बराबर 8। अब देखो यहाँ पर 2x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिखना नहीं है, बस समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ इसको। यहाँ पर 2x को लिख सकते हैं 2 × x बराबर 8, ऐसा लिख सकते हैं 2 × x बराबर 8। अब ये देखो x के साथ 2 गुना हो रखा है, अब मैं 2 को जो दाएं तरफ लेके जाऊंगा तो x के साथ 1 गुना हो रखा है, तो 2 उधर जाकर भाग बन जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8/2। 8 में 2 से भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आएगा, 8/2। ऐसा मत कर देना कि 8 - 2, है ना, 8 - 2 मत करना, क्योंकि यहाँ पर गुना में है ना, x के साथ गुना हो रखा है। तो x के साथ गुना हो रखा है तो नीचे में भाग बन जाएगा। तो प्लस का माइनस बनेगा, माइनस का प्लस बनेगा, गुना का भाग बनेगा और भाग का गुना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 8/2 कहने का मतलब 2 चौके 8, तो आंसर कितना आ गया, 4। तो x बराबर 4 क्या होगा, इस समीकरण का एक हल होगा। क्लियर हुआ, x बराबर 4 इस समीकरण का एक हल होगा। क्लियर है, चलो और भी क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके बताओ, फिर मैं पोल में भी क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन है 15m - 9 = 30 + 2m। ठीक है, ट्राई करोगे आप लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है। 15m - n 9 = 30 + 2m। तो m का मान निकालना है आपको, मतलब सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, m का वैल्यू बताना है। तो m का वैल्यू बताइए कितना है। m का मान क्या है, इसमें रख देंगे कि LHS और RHS बराबर हो जाए, इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। 3, तो विजय के नाम से जो बच्चे आप कह रहे हो सर 3 आएगा। गरिमा आपका आंसर 3 है, सिमरन का आंसर 3 है। अच्छा, जितने बच्चे, बहुत सारे बच्चों का आंसर 3 है, वेरी गुड। सॉल्व करते हैं, चल इतने सारे 3 है तो हो सकता है 3 है आंसर। देखो यहाँ पर समीकरण, एक चीज और सीखिएगा, जब भी आप समीकरण को सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर बीच में तो इक्वल टू का साइन है, सबसे दाएं तरफ आप क्या, सबसे बाएं तरफ क्या लिखोगे, देखो इसको कहते हैं दिस इम्प्लाई, है ना, इम्प्लाई का साइन कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से एरो बनाते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 15m, ये 2m जो इधर लिख रहा है, 2m जो यहाँ पर लिख रखा है दाएं साइड, इस 2m को मैं बाएं साइड लेके आ रहा हूँ। ठीक है, LHS में लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस के साइन के साथ है दाएं तरफ में, इस साइड आएगा तो 15m - 2m बन जाएगा। और जो 30 लिखा गया है, 30 के साथ मैं 9 को लिखना चाहता हूँ, तो मैं इस 9 को उधर लेके जाऊंगा। तो 9 को जब उधर लेके जाऊंगा तो 30 + 9 बन जाएगा। ये क्लियर है, 30 + 9 बन जाएगा। ठीक है, अब 15m में से अगर मैं 2m को घटाऊं तो आपको मिलेगा 13 का m, 13m। ये सारी चीज आपको बता चुका हूँ, समान पदों का जोड़ घटाओ, 30 में 9 जोड़ोगे तो आपको 39 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 13m कहने का मतलब क्या हुआ, 13 में m गुना हो रखा है, m और 13 के बीच में गुना का साइन है, तो इसमें 13 को अगर मैं दाएं साइड लेके जाऊं, 13 को मैं अगर दाएं साइड लेके जाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं, m का जो वैल्यू होगा सर 39। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 39 - 13 लिखेंगे क्या, यस, 39 - 13 लिखेंगे क्या, नहीं। ठीक है, आप लोग कह रहे हो नहीं सर, बिल्कुल ऐसा गलत होगा। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन होता है कई बार, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, आप बोलोगे सर 39/13 लिखेंगे, यहाँ m और 13 के बीच में गुना का साइन है, तो इधर तरफ आकर वो भाग बन जाएगा। ठीक है, डिवीजन होगा, तो 39 - 13 होगा। इसको रिपीट कर दो, ठीक है, इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ।
समझिएगा, यहाँ पर मैं 15m लिख रहा हूँ, ठीक है। 15m जो लिखा रखा है इसको लिख दिया। मैं इस 2m को जो दाएं साइड में जो RHS में है हमारा, उसको मैं बाएं साइड लेके आना चाहता हूँ। तो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो आपको पता ना सर, साइन बदल जाएगा। जो 2m पॉजिटिव है वो बन जाएगा माइनस का 2m, उस साइड में देखो प्लस का 2m था, इस साइड आके माइनस का 2m बन जाएगा। अब बराबर का साइन लगा दिया, इधर साइड 30 लिखा हुआ है, 30 लिख दिया, दाएं तरफ 30 है तो 30 को तो दाएं तरफ ही लिख रहा हूँ ना। अब मैं -9 को दाएं तरफ लेके जा रहा हूँ, तो -9 जब दाएं तरफ जाएगा तो वो प्लस का 9 बन जाएगा। अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो 15m में से 2m घटाइएगा तो ये 13 में बचेगा, 30 में 9 जोड़िएगा तो 39 बचेगा। अभी m, यहाँ m का वैल्यू कितना आएगा? आप बोलोगे सर 39/13 आ जाएगा, 39/13 आ जाएगा। मतलब 13 और m के बीच में गुना का साइन है, तो इस साइड आकर डिवीजन बन जाएगा। 39 में 13 को भाग दे देंगे और 13 के टेबल पढ़ दीजिए, 13 3 39, तो आप बोलोगे सर m का वैल्यू 3 आ रहा है। ये समझ में आया कि m का वैल्यू 3 क्यों आया? तो इसका एक हल कहलाएगा, m बराबर 3 जो है इसका एक हल कहलाएगा, इसका एक सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब m का मान आप अगर यहाँ पर रख दोगे ना वापस से, तो LHS जो होगा वो RHS के बराबर होगा, ठीक है। हर एक चीज को समझिए, आगे काम आएगा। LHS RHS के बराबर आएगा, और LHS RHS के बराबर आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो जो भी हल होगा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा गया आपके पास, 3y प्लस 5/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 20/3 माइनस 2y, ठीक है। इसको ट्राई करो। 3y प्लस 5/3 बराबर 20 माइनस 2y। तो समीकरण का हल निकालने का मतलब आपसे y का वैल्यू पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, बस y का वैल्यू बताना है। और ये सारे क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो 1 आ रहा है, गरिमा का आंसर आ रहा है कि सर y का वैल्यू हमारा 1 आएगा। संतोष का भी आंसर 1 आ रहा है। कृष्ण के आईडी से जो बच्चों, सिमरन, रामानंद के आईडी से जो बच्चों, आपका भी आंसर 1 आ रहा है। कपिल, राहुल, शबनम, ठीक है, सभी का आंसर 1 आ रहा है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंप्लाई का साइन दिया, ये 3y लिख रखा है ना, 3y को बाएं तरफ लिखा गया है 3y, तो मैं बाएं तरफ ही लिख रहा हूँ 3y। अभी स्क्रीन को देखिए, कोई भी चैट में लिखना बंद करिए। अब आपने नहीं भी लिखा है चैट में आंसर तो भी आप स्क्रीन को देखिए। अब देखो यहाँ पर बोलोगे सर 3y बाएं तरफ था, 3y को बाएं तरफ ही लिखा। मैं 2y को बाएं तरफ लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि बाएं तरफ चर को लिखेंगे, बाएं तरफ वेरिएबल वाले टर्म को लिखेंगे। तो 2y जो बाएं तरफ आएगा हमारा, तो यहाँ पर 2y माइनस के साथ है, मतलब 2y के आगे माइनस का साइन। तो ये जब इस साइड में आएगा, बाएं तरफ जब आएगा, दाएं से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो ये 3y प्लस का 2y बन जाएगा। जो नेगेटिव है वो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। अब बीच में बराबर का साइन है, मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब ये 20/3 दाएं तरफ है, पहले से दाएं तरफ था, तो मैंने दाएं तरफ ही इसको लिख रहा हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये 5/3 जो है, ये 5/3 LHS में है, बाएं तरफ है, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, तो अगर इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का बन जाएगा ना, ये बन जाएगा माइनस का 5/3। ये समझ में आ रहा है? 20/3 माइनस 5/3 क्लियर हुआ? जब मैं उसको दाएं तरफ लेके गया तो माइनस का 5/3 बन गया। क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि दाएं तरफ हमको बस कांस्टेंट चाहिए, है ना, बस अचर चाहिए। अब 3y में अगर 2y को जोड़ोगे तो आपको पता है सर ये 5y बनेगा। और ये मैं आपसे पूछ भी रहा था, तो आप क्लास स्टार्ट करने के पहले आप बोलोगे सर 20/3 में से 5/3 अगर हटाना हो, तो एक रूल याद कीजिए, ऐसे ही बताया था, a/b माइनस c/b अगर करूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस c/b। अगर हमारा हर सेम रहता है तो हम क्या करेंगे, एक बार नीचे में 5 लिखेंगे, जो भी हमारा वेरिएबल, सॉरी एक बार नीचे में 3 लिखोगे ना, क्योंकि 3 है नीचे में, तो आप बोलोगे सर यहाँ नीचे में क्या लिखा, 3 लिखा, जो भी हमारा दोनों का हर है हमारा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जो भी हर है, डिनोमिनेटर है, वो 3 लिख दिया, और ऊपर में 20 में से 5 हटा दोगे, तो यहाँ पर लिख दोगे 20 माइनस 5। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 5y बराबर, अब 20 में से 5 घटाओगे तो आपको मिलेगा 15/3, ठीक है। 3 से काटोगे 15 को, कितने बार में कट रहा है, 3 से कट रहा है 5 बार में, तो यानी कि मिल रहा है क्या, 5y का जो मान है हमारा वो 5 के बराबर मिल रहा है।
तो यानी कि हम फिर से यहाँ पर लिख देते हैं 5y का जो वैल्यू है हमारा वो 5 है। तो 5y करने का मतलब 5 गुना y। अब y का वैल्यू कितना आएगा? आप बोलोगे सर y का जो वैल्यू आएगा 5 में 5 से भाग दे देंगे, 5 नीचे आएगा ना, इसके नीचे आ जाएगा, तो जो गुना में वो भाग मच जाएगा, तो 5/5। और 5/5 कहने का मतलब क्या हुआ? 1 से कट जाएगा। आप बोलोगे सर y का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये समझ में आ रहा है? तो जितने बच्चों का आंसर 1 आ रहा था बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ इतना? इस क्वेश्चन का आंसर y बराबर 1 आएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन तो बहुत इजी सा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 2x - 9 बराबर, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका एक इंटीजर ही है, हो सकता है कि आपका आंसर 7/3, 5/8, -3/2 कुछ भी आ सकता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 7। इसका आंसर बताओगे x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू कितना आएगा? टू एक्स का वैल्यू कितना आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर 9 को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर 7 प्लस का 9 बन जाएगा। ठीक है, 2x कितना आ रहा है? 2x बराबर 9 7 16 आ जाएगा, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16/2, क्योंकि 2 और x के बीच में गुना का साइन है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो 16 में 2 से भाग लगा दोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 8। तो x बराबर 8 क्या है? समीकरण का एक हल है। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, जैसा आप अब तक आप सभी ने आंसर किया, तो अभी भी जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप सभी को आंसर करना है। बोला गया है y+2 बराबर 6 का हल, और इस क्वेश्चन का आंसर तो आप कुछ सेकंड में दे सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप कुछ सेकंड में ही दे सकते हो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे बस y का मान पूछा जा रहा है कि y का मान क्या होगा। क्वेश्चन बोला गया y+2 बराबर 6। इसमें तो कुछ नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पर 2 टाइप के आंसर आ रहे हैं। मैक्सिमम आंसर सही है, लेकिन आंसर 2 टाइप के आ रहे हैं। ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, और अभी तक 2 आंसर नहीं आया है, तो मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ। 10 सेकंड लास्ट है आपके पास। 5 सेकंड। सभी का आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। 5 4 3 2 1। चलिए, अभी मैं चैट को एंड कर रहा हूँ, पोल को एंड कर रहा हूँ, और चैट आपका ऑन है। चलिए, मुझे बताइएगा कितने बच्चों का आंसर, जिन बच्चों, अभी कुछ मत लिखना, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो मुझे बताइएगा किनका किनका आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन नंबर डी किसका किसका आंसर है? तो अभी एक भी नहीं आ रहा है, जबकि पोल में कुछ आंसर आए थे। किसका किसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है? ऑप्शन नंबर सी किसका आंसर है? वाई वाई, मतलब मैक्सिमम सभी का आंसर ऑप्शन सी। देखो यहाँ पर आप क्या कहोगे, सर y+2 बराबर 6 है, अगर मेरे से y का मान पूछा जा रहा है तो इस 2 को मैं इधर से उस साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो मैं LHS से अगर उसको उस तरफ भेजूं, तो यहाँ पर 2 के आगे प्लस का साइन है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, y बराबर 6, 2 प्लस का है तो इधर क्या लिखेंगे, 6 -2 कर देंगे ना, +2 जो है माइनस का तो बन जाएगा। साइन जब मैं साइड जब बदलते हैं, दाएं से बाएं साइड बदलते हैं, तो चिन्ह बदल जाता है। प्लस जो है वो माइनस बन जाता है, जो माइनस है वो प्लस बन जाता है। तो आप बोलोगे सर y का वैल्यू का कितना दिख रहा है? 6 में से 2 घटा दोगे 4 मिलेगा। क्लियर है? अब समझ में आया? सिंपल सा था ना। तो कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा था, जो गलत है। 6 में 2 जोड़ना नहीं था, 6 में से 2 घटाना है। ठीक है, या ऐसे भी ये तो सिंपली दिख रहा है ना, y+2 बराबर 6। हम y 2 में क्या जोड़ दे, y मतलब क्या जोड़ दे कि 6 आ जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 जोड़ दीजिए, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। ऐसे भी सोच सकते थे। 2 में 4 जोड़ोगे तो 6 मिलेगा, 8 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन करिए। अगले क्वेश्चन लिखा गया 3z+4 बराबर 6 - z। इसका आंसर बताइए मुझे।
और पोल आपका लॉन्च कर दिया गया 73 क्वेश्चन नंबर है। बोला गया है 3z, यहाँ पर एक z लिखा गया, हमारा वेरिएबल z है, तो z का ही मान आपको निकालना है। आपसे पूछा जा रहा है z का वैल्यू कितना है। हल निकालने का मतलब z का मान पूछा जा रहा है। तो इस वाले z को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाइए, इस वाले को आप इस तरफ लेके जाओ, साइन देख लेना कि कैसा होगा। ठीक है, और ये जो 4 है आपका, ये जो 4 को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आप बोलोगे सर ये जो 4 लिखा गया है, इस 4 को मैं बाएं साइड से दाएं तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, बस इतना करना है। ठीक है, अभी कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए। अच्छा, इसमें कुछ गलत आंसर है, इसमें कुछ डाउट है क्या? चलो इसको मैं फिर से अच्छे से समझाता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि आप सभी लोग पोल में आंसर करें, क्योंकि अगर गलत आंसर दिखते तो मुझे पता चलता है ना कि हाँ इसमें कोई डाउट है। चलो मैं इस पे बेस्ट कुछ और क्वेश्चन करवाता हूँ, पहले ये क्वेश्चन करिए। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चर या अचर को आप अगर दाएं से बाएं या बाएं से दाएं साइड ले जाते हो, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में, तो उसका चिन्ह आप बदल देते हो। चिन्ह बदलने का मतलब है बता रखा हूँ, प्लस को माइनस बना देंगे, माइनस को प्लस बना देंगे, गुना को भाग बना देंगे और भाग को गुना बना देंगे, बस इससे ज्यादा तो कोई रूल नहीं है। हालांकि ज्यादातर आंसर सही आए हैं, जितने भी आंसर आए हैं मैक्सिमम आंसर सही आए, लेकिन कुछ आंसर गलत आए हैं और कुछ बच्चों का अभी तक आंसर नहीं आया है। तो अभी मैं 10 सेकंड, चलो 15 सेकंड रुकते, 15 सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड्स। ऑलमोस्ट आंसर आ गया। अच्छी बात यह है कि आप तो ट्राई कर रहे हो। 10 सेकंड्स। सिर्फ एक बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, बाकी सभी का आंसर आ गया। 5 4 3 2 1। अब इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं। देखो यहाँ पर कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं मुझे, हालांकि ज्यादातर आंसर बिल्कुल सही है, मैक्सिमम आंसर सही है, लेकिन फिर भी प्लीज आप लोग अगर कोई भी डाउट हो तो जितनी बार भी आप बोलोगे मैं डाउट बता दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बताना कि क्या डाउट आपका रह गया, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी चैट में कुछ मत लिखो, कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना है ध्यान से। देखो मैं यहाँ पर कुछ चीजों को मिटा दूं। ठीक है, देखो ये जो जेड लिखा गया है, ये हमारा एक चर है, एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल को मैं दाएं तरफ से, आरएचएस में है ना, आप बोलोगे सर ये हमारा पूरा आरएचएस है। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, एलएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष है। तो इसमें राइट हैंड साइड से इसको इस तरफ लेके आना चाहूंगा, क्योंकि वेरिएबल वाला टर्म है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको 3z, है ना, 3z तो हमारा इस तरफ है, तो इसको तो 3z ही लिखेंगे, इसका साइन नहीं चेंज करेंगे। 3z को 3z ही रहेगा, वो बाएं साइड में था, अभी भी बाएं तरफ है, लेकिन z जो है दाएं से बाएं आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 3z माइनस z। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर का साइन है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर 6 है, देखो 6 पहले भी राइट साइड में था, अभी मैं इसको राइट साइड में ही लिख रहा हूँ, दाएं तरफ ही लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका साइन नहीं चेंज किया, लेकिन इस 4 को मैं जब उधर लेके जा रहा हूँ, 4 हमें क्या दिख रहा है, पहले बाएं में था, अब उसको मैं दाएं तरफ लेके जा रहा हूँ, तो मुझे जो प्लस का 4 था, जो प्लस का 4 था वो माइनस का 4 बन जाएगा, 6 में से 4 घटा देंगे। ठीक है, बाएं तरफ में एडिशन में था, 3x प्लस 4 था, दाएं तरफ आके 6 माइनस 4 हो गया। समझ में आया? ये वाला स्टेप समझ में आया? यस और नो? अगर किसी का भी नो है तो बताइए, किसी का भी छोटा सा भी डाउट है तो बताइए। चैट में तो आप लोग सभी वाई वाई लिख देते हो, फिर गलतियां करते हो। ठीक है, तो अगर डाउट रहे तो बताना है आपको। ठीक है, चलिए 3z में से अगर z को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3z में से z को घटाएंगे क्या मिलेगा, z करने का मतलब एक z, है ना, z करने का मतलब एक z, 3 में से एक घटाओगे तो मिलेगा 2z, है ना, 2z। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, ये तो सिंपल सा है। अब यहाँ पर 2z करने का मतलब 2 गुना z, है ना, 2 गुना z, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा,
जेड का वैल्यू 2/2। 2/2 क्यों लिखा? जेड और 2 के बीच में गुना का साइन है, बाएं तरफ में गुना है तो दाएं तरफ में भाग हो जाएगा, तो 2 में 2 से भाग लगा देंगे और 2/2 कहने का मतलब 1 आ जाएगा। आपको पता है कभी भी सर हम अगर x/x लिखते हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ, x/x का मान 1 होगा, 5/5 का मान 1 होगा, 8/8 का मान 1 होगा, तो आंसर में सेम नंबर है तो ये कट जाएगा। 2 से 1 बार में, 2 से 1 बार में कुछ करना नहीं है। जेड का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो क्या हम कह सकते हैं ऑप्शन बी सही होगा? अब समझ में आया? कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। नहीं, डाउट नहीं है? नहीं। ठीक, चलो अगर डाउट नहीं है तो ट्राई करो अगला क्वेश्चन करने का। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ छोटी चीजें आपको दिख नहीं रही हो। जैसे कि लिखा गया 2y प्लस 5/2, 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। हल करने का मतलब क्या हुआ? आपसे y का वैल्यू पूछा जा रहा है। 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2 में y का मान बताइए। बस 5/2 को आप दाएं तरफ लेके जाइए। 5/2 को आप दाएं तरफ लेके जाइए, देखो किस साइन के साथ लेके जाओगे। फिर फ्रैक्शन वाला घटाव है, वो हमने आपको सिखा रखा है। हड़बड़ी नहीं करिए, आराम से करिए आप। देखो जब तक सॉल्व नहीं करोगे आप, अगर गेस करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। पूरे कॉपी पर सॉल्व करना है आपको। जो भी आंसर आता है ABCD अपने कॉपी पर लिख लो, उसके बाद पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कम आंसर है, बिल्कुल अभी समय आराम से करो। तो कभी भी ये नहीं सोचना है आपको कि आपको सबसे पहले करना है, सबसे लास्ट में करो, लेकिन सही आंसर करो, मतलब सही करने की कोशिश करो। बिल्कुल अपना समय ले लो आप। जहां पर आसान क्वेश्चन मैं खुद बता देता हूँ कि इसको जल्दी करिए, इसमें आप बिल्कुल अपना समय ले सकते हो, आराम से करिए। और अभी लेफ्ट नहीं करना है किसी को भी, अभी भी समय बचा हुआ है, 4-5 मिनट समय बचा हुआ है क्लास में। ठीक है, तो हर एक पोल इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आप नया सीखते हो। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी होती है। चलो इस क्वेश्चन में अभी कंपेरेटिवली कम आंसर आए हैं, तो अभी मैं 20 सेकंड और रुकता हूँ। चलो 25 सेकंड देते हैं, 25 सेकंड और है। अभी आप जल्दी कीजिए, 25 सेकंड और है। इतने समय हो जाना चाहिए। मैक्सिमम आंसर सही आए हैं इस बार, इस बार ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आए। एक दो बच्चे का आंसर गलत है बस। चलो 15 सेकंड, लास्ट 15। अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। 10 सेकंड, लास्ट 10। चलो सिर्फ 2 हो और 2 स्टूडेंट और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है। आपसे बोला गया इस समीकरण का हल बताइए। हल बताने का मतलब मुझे पता है, यहाँ पर y का जो चर है हमारा y का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब y का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो 5/2 लिख रखा है, जो हमारा अचर वाला कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं बाएं साइड से दाएं तरफ लेके जाना चाहूँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2y बाएं तरफ है, 2y को 2y ही लिख दिया, बराबर 37/2 लिख दिया। और इस 5/2 को जब मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा -5/2। उस तरफ देखो जोड़ के साथ के मतलब प्लस का साइन था, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, 37 - 5/2, 37/2 -5/2। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2y का जो वैल्यू होगा 37/2 -5/2, कहने का मतलब नीचे में 2 लिख दोगे आप और ऊपर में 37 में से 5 घटा दोगे। ठीक है, यही बताया था ना, A/B माइनस C/B वाला रूल याद कीजिए, तो A माइनस C/B है ना। तो अब यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, 2y का जो वैल्यू आ रहा है
वो 37 में से 5 घटाएंगे कितना आ रहा है, 37 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 32 आ जाएगा, 32/2। और 32/2 कहने का मतलब 2 से काटेंगे 16 आ गया। मतलब हम देख सकते हैं क्या, इसे 2y का जो वैल्यू आया वो 16 के बराबर आया। अब 16 हमारा आंसर होगा क्या, नहीं ये 2y का वैल्यू आया है। देखो ये जो वैल्यू आया ना ये 2y का है, तो आप y का वैल्यू कितना बोलोगे, फिर आप बोलोगे सर y का जो वैल्यू आएगा 16 में 2 से भाग लगा देंगे, 16/2, तो आप बोलोगे सर 8 आ जाएगा। 16/2 कहने का मतलब 8 बार में कट जाएगा ना, तो आपका आंसर आएगा y बराबर 8, जो ज्यादातर बच्चों का आंसर 8 था। क्लियर है इतना? तो समीकरण का हल का मतलब समझ में आया, कर लोगे। देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, हो सकता है कभी आपका आंसर सोल्व करने पर कुछ ऐसा आ जाए, x बराबर 3/5, 3.8 है ना, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन में या पॉइंट में कुछ भी आंसर आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है, चलिए तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, इसके आगे अगले क्लास में देखते हैं। कोई डाउट है तो अभी आपको रुकना है, रुक के पूछ लेना है। होमवर्क में